हेलो स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करने वाले हैं आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअली क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत मतलब सिलेबस तो सीबीएसई ने बहुत सारा रिड्यूस कर दिया है, फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये नीट और जेई में हेल्प करेगा। इस साल के लिए रिड्यूस किया है, हो सकता है अगले साल फिर से इसको इंक्लूड कर ले, तो हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है। ठीक है, नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये जो चैप्टर है ना, इसमें सिर्फ फोर्स के बारे में बात होगा। लॉज ऑफ मोशन तो कुछ भी नहीं है, 2-3 लॉ है उसको ही पढ़ना है, बट ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो किस पे बात करेंगे, हम फोर्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि एनी पुश और पुल, कोई भी धक्का देना या खींचने को, हम धक्का देने को या खींचने को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा बड़े हो गए हम, क्लास 11 में आते हैं, तो उसको हम थोड़ा क्लास 11 की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि ये ऐसे बोल सकते हैं कि एनी एफोर्ट, ये क्या है एक्चुअली में, एफोर्ट है दैट चेंजेस और ट्राइज टू change the state direction or dimension of a body, मतलब क्या है इसका मतलब, कि एक एफोर्ट, कोई भी एक एफोर्ट, ऐसा एफोर्ट हो जो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है या चेंज करने का ट्राई कर सकता है। क्या चेंज करने का, स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट, कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रहने नहीं देना चाहेगा, कोई बॉडी मोशन में है तो उसको मोशन में नहीं रहने नहीं देना, उसको रोकने का एफोर्ट, या उसके डायरेक्शन को चेंज करने का एफोर्ट, या किसी बॉडी के शेप को, साइज को, डायमेंशन मतलब यहाँ पे शेप और साइज की बात कर रहे हैं, तो शेप एंड साइज को चेंज करने का जो एफोर्ट होगा, उसी एफोर्ट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये फोर्स क्या एक्चुअली में, फोर्स इज नथिंग बट ए कॉज, ये कॉज है। ठीक है, कॉज है, जिससे क्या होता है कि ये स्टेट चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है और डायमेंशन चेंज होता है। डायमेंशन मतलब शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, एक कॉज है, इसको अफोर्ड भी बोल सकते हैं। हम बचपन में पढ़ेंगे, 9 में बोल रहा हूँ, 7-8 में पढ़ेंगे पुश और पुल। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एक डेफिनेशन हो गया फोर्स का, यानी एफोर्ट दैट चेंजेस और ट्राइज टू चेंज दैट स्टेट, डायरेक्शन और डायमेंशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉज। ये क्या है, कॉज है जो क्या करता है, स्टेट, डायरेक्शन या डायमेंशन को चेंज करता है। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। फोर्स का बहुत सारे टाइप्स होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम एक बड़े क्लासिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे एक फोर्स यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स, हम यहाँ पे यही फोर्स, इन फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत अलग, बहुत तरह तरह का, ये मतलब बोल सकते हो बहुत टाइप का फोर्सेस होता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या बात करेंगे, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, एक कैटेगरी के हिसाब से हमने इसको मतलब एक अलग, इसका हमने क्या किया है, एक क्लासिफिकेशन है। इसको क्लासिफाई ऐसे कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट, या फिर इसको ऐसे भी क्लासिफाई किया जाता है, किसी ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये नहीं कि ये कॉन्टैक्ट और एक ही चीज, ये और ये एक चीज नहीं है, अलग अलग है, मतलब ये क्लासिफिकेशन है। इस तरह से फोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, हम क्लासिफाई किया हमने, तो बात करते हैं इस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है कि जैसे किसी चीज को बिना छुए, उसको उसके जगह से हटा देंगे मतलब धक्का दे सकते हैं, या उसको वहां से खींच रहे हम, ठीक है, बिना छुए। ठीक है, बिना छुए, तो आप बोलोगे सर रस्सी लगा के, तो रस्सी लगा के भी तो इनडायरेक्टली हमने क्या कर दिया, छू दिया। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिना ऐसे किए तो उसको कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते। जैसे मैग्नेट है, एक मैग्नेट को दूर से दूसरा मैग्नेट लेके जाएंगे तो क्या होगा, रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, दूर से अट्रैक्ट होगा ना। तो इस तरह के फोर्स लग रहा है, तो इस तरह के फोर्सेस को, जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है बॉडीज के बीच में, फिर भी उन दोनों के बीच में फोर्स होता है, उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे हम मान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है।
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि ये दो बॉडीज के बीच में होता है, कांटेक्ट में रहे ना रहे दो बॉडीज के बीच में, हर यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्स रहता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। और मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, जैसे चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसके बाद होता है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या है? जो फिजिकल कांटेक्ट होने के बाद होगा। जैसे जैसे एक टेबल है, इस पे हमने एक बॉक्स रख दिया, ठीक है, बॉक्स रख दिया, बॉक्स को हमने क्या किया, एक फोर्स लगा के इसको खींचना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा पता है कि इस ये जो बॉक्स जो है टेबल पे बैठा हुआ है ना, तो टेबल और बॉक्स के बीच में क्या होगा कि एक फ्रिक्शन, एक फोर्स पैदा होगा, एक फोर्स जनरेट होगा। और ये फोर्स जो होगा, हम जिस फोर्स से इसको खींच रहे हैं उसके अपोजिट में एक फोर्स जनरेट होगा, जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स, और या फिर फ्रिक्शन बोलते हैं। ये फ्रिक्शन जो ना, ये कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में रहेंगे तभी ये एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है तभी एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। ये सब जो है नॉन कांटेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो बॉडीज कांटेक्ट में हो ना हो तभी ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद और भी है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बताएंगे हम धीरे धीरे। नॉर्मल रिएक्शन है, या फिर ऐसे विस्कस फोर्स भी है। विस्कस फोर्स का मतलब होता है किसी एक फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब गैस में, हवा में, पानी में कोई ऑब्जेक्ट जब चलता है तो वो हवा, पानी या गैस जो है उसको एक अपोजिट फोर्स देता है, जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन यहां से समझ जाओ, ये हमने टेबल पे इसको रख दिया, ठीक है, तो इसको ग्रेविटी क्या करेगा? नीचे की तरफ खींचेगा ना, अपने तरफ खींचेगा, तो इसका वेट किधर होगा? नीचे की तरफ, mg। इसका वेट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, mg। वेट को क्या लिखते हैं हम? mg। ये फोर्स से खींचेगा, फोर्स तो वेट क्या है? फोर्स। तो इसको खींचेगा तो ये टेबल तोड़ के नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि फोर्स लग रहा है, लेकिन नहीं टूटता है, टूट के नहीं गिरता है। ठीक, अपने आप नहीं टूट के गिरता है। तो क्या होता है एक्चुअली में कि ये टेबल जो है ना, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये टेबल जो है ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ एक फोर्स देता है, परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ एक फोर्स देके उसको ऊपर की तरफ धक्का देके रखता है। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जब भी किसी चीज को किसी सरफेस पे रख दो, जैसे यहाँ पे ऐसे मान लो कि एक हमने इंक्लाइंड, यहाँ पे तो जगह नहीं हो रहा है, इसको मैं रब कर दूं, ठीक है, नोट कर लो, फिर धीरे धीरे समझाते हैं, सब समझा देंगे, एक एक करके समझा देंगे, पूरा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पूरा फोर्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको रब कर दो, रब कर देता हूँ। तो आई थिंक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन तो समझ में आ गया, विस्कस फोर्स समझ में आ गया ना। अभी थोड़ा और बात करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की और बात करते हैं। जैसे ये एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, मतलब ये इस तरह से सोचो, मतलब इस तरह से सोचो कि ऐसा है कुछ, इस पे एक बॉक्स रख दिया, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है, इस पे हमने कुछ बॉक्स रख दिया, तो जरूरी नहीं कि गिर जाए। सपोज यहाँ पे है बॉक्स, हमने ऐसे बॉक्स रख दिया, ये ज्यादा टेढ़ा भी नहीं है कि बॉक्स गिर जाए, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इस पे वेट किधर लगेगा? इसका वेट एक्ट करेगा, और ये जो वेट एक्ट करेगा वो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड इस पे वेट एक्ट करेगा। ये एक फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है, ध्यान देना। और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कौन देगा? नॉर्मल रिएक्शन कौन देता है? सरफेस देता है बॉडी को। तो सरफेस कौन है? इस सरफेस पे है ना, बॉडी किस सरफेस पे? इस सरफेस पे। सरफेस जो है नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर टू बॉडी देगा। किसके परपेंडिकुलर? अपने परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ऐसे, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। सरफेस के क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, नॉर्मल रिएक्शन और सरफेस के बीच में एंगल जो है वो हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्यों? क्योंकि जब बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रखेंगे तभी ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सो ये हमने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करी। अभी हम बात करेंगे बैलेंस्ड। अगर हम दूसरी तरह से इसको कैटेगराइज करें, ठीक है, दूसरी तरह से इसको क्लासिफाई करें, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या है? जैसे सोचो कि एक ये ब्लॉक है, ठीक है, एक हमने ब्लॉक रख दिया, टेबल पे ब्लॉक रख दिया, ठीक है। एक आदमी इधर से धक्का दे रहा है और एक आदमी इधर से धक्का दे रहा है, ठीक है। दोनों आदमी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। सपोज इसने धक्का दिया F फोर्स से और इसने भी फोर्स धक्का दिया F फोर्स से, ठीक है, समझ में आ गया ना। इसने भी, इस आदमी ने भी फोर्स लगाया F और इस आदमी ने भी फोर्स लगाया F। दोनों ने फोर्स, सेम फोर्स लगाया, तो बॉडी का क्या होगा? बॉडी हिलेगा अपने जगह से? बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, ठीक है ना, नहीं हिलेगा। तो लेकिन फोर्स तो लग रहा है,
तो इस तरह के फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बैलेंस कर रहा है ना एक दूसरे को, ये वाला फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, तभी तो बॉडी अपने जगह से नहीं हिल रहा है। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, जैसे सपोज ये F1 फोर्स लगा रहा है, ये F2 फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसने F1 लगाया, इसने F2 लगाया, और सपोज F1 जो है वो F2 से बड़ा है, मतलब ये वाला आदमी ज्यादा जोर से धक्का दे रहा है, ये धीरे से धक्का दे रहा है, तो क्या होगा, बॉडी किधर डिस्प्लेस करेगा, इधर की तरफ डिस्प्लेस करेगा। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स तो लग रहा है लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब यहाँ पे फोर्स जो है एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। अनबैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी क्या होगा, मूव करेगा, और बैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी मूव नहीं करेगा, या मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहा है मतलब अगर रेस्ट में है, जैसे ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर ये मोशन में था तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ये मोशन में ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देना दो चीज, बैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या होगा, बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और जिस तरह का मोशन में है उसी तरह का मोशन में रहेगा, क्योंकि इनका इफेक्ट जो है, दोनों फोर्सेस का इफेक्ट जो बैलेंस फोर्स का इफेक्ट जो है वो जीरो होता है। ठीक है, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में सेट कर सकता है, और मोशन में तो रेस्ट में सेट कर सकता है, ये याद रहेगा। सो इस तरह से हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को भी कैटेगराइज करते हैं, फोर्स को हम इस तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं, तो फोर्स के बारे में इतना सब बात कर लिया, तो अब इसका यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट पढ़ा होगा बचपन में, क्लास 9 में पढ़ के आया होगा। इट्स एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन कैपिटल लेटर में नहीं लिखते ना, कैपिटल लेटर में यूनिट, ये नाम साइंटिस्ट का है लेकिन ये यूनिट भी है, और यूनिट में साइंटिस्ट का नाम जो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एन से लिखना है, न्यूटन एन। ठीक है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन है। इसका सीजीएस यूनिट क्या है, इसका सीजीएस यूनिट भूत है, भूत, डाइन, 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 भूत। ठीक है, वो वाला भूत, डाइन वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब इसका यूनिट है डाइन। इट्स सीजीएस यूनिट इज डाइन, डाइन में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, याद रहेगा, इतना हो गया। तो इसका यूनिट समझ में आ गया, इसको ये समझ में आ गया, फोर्स क्या होता है समझ में आ गया, फोर्स का एक कैटेगरी हमने बता दिया, इस तरह का फोर्स, बहुत तरह तरह का फोर्स होता है, लेकिन जो हमको चाहिए हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने नॉन कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बात की, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, उसके बाद हमने कुछ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का भी थोड़ा सा कंसेप्ट लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा चीज, मोमेंटम के बारे में। ध्यान से देखो, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सब आगे चल के ये सब जो है पूरा का पूरा चैप्टर को आसान बना देंगे। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है द अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन, मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, इन ए बॉडी। एक बॉडी में कितना मोशन है, एक बॉडी है उसके पास कितना मोशन है, वही है मोमेंटम। ठीक है, इसको ये तो हो गया एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन कि एक बॉडी में कितना मोशन है उसी को हम मोमेंटम कहते हैं, लेकिन इसको हम एक्चुअली में ऐसे डिफाइन करते हैं, क्वांटिटेटिवली डिफाइन करते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी का मास और उसका वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा हमको, मोमेंटम मिलेगा। उसको लिखते हैं हम मोमेंटम। मोमेंटम हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये लीनियर मोमेंटम की बात करें। कैसे लीनियर, कैसा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मतलब बॉडी जब स्ट्रेट लाइन मोशन में हो तब इस तरह के मोमेंटम की बात करते हैं। ध्यान देना, मोमेंटम भी कई तरह का होता है, तो लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। ये जो मोमेंटम पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो चैप्टर होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही मैक्सिमम जो है स्ट्रेट लाइन मोशन पे ही चला जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर निकल जाएगा। लेकिन जब रोटेशनल मोशन में आएगा तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि मोमेंटम, ये जो बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम को हम लिखते हैं P से, और मास को M से, और वेलोसिटी को V से। वेक्टर लगा दे तो P इज इक्वल टू एम वी, ये M क्रॉस V नहीं है, ठीक है, ये M V है, M क्रॉस V नहीं है, ये M V है। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी ऐसे समझ सकते हो, और प्रोडक्ट अगर स्केलर लिखे तो ऐसे नहीं लगा के सिर्फ मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। सो ये हो गया, इसका यूनिट क्या है, इट्स एसआई यूनिट।
एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या होगा फिर इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा फिर, सीजीएस यूनिट वही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सीजीएस यूनिट हो गया, ये एसआई यूनिट हो गया। एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने समझ लिया कि मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोमेंटम हमने समझ लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इनर्शिया किसे कहते हैं, इनर्शिया, इनर्शिया किसे कहते हैं, ठीक है। इस वीडियो में ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, अभी तो स्टार्टिंग है ना, फर्स्ट लेक्चर है ये, तो बात कर लेते हैं इनर्शिया, बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से इनर्शिया। देखो कोई भी चीज का एक अपना, सबका अपना अपना नेचर होता है। कोई भी चीज लिविंग हो नॉन लिविंग हो, तो सर लिविंग का तो नेचर होता है, नॉन लिविंग का भी नेचर होता है। हाँ, फिजिक्स में हर चीज का एक अपना एक उसका नेचर होता है कि जो वो चाहता है वही करना चाहता है, मतलब जिसका जो मन करता है वही करता है, ठीक है। तो जैसे एक बॉडी है, जैसे ये चौक है, इसका मन कर रहा है, इसका मन यही करेगा कि चौक है ना यहाँ पे, थंब के ऊपर, थंब के बोल रहा हूँ, ये पाम के ऊपर, ठीक है ना। तो जो चौक है ये ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहे, इसका यही मन करेगा, ठीक है ना, ऐसे का ऐसे पड़ रहे, जब तक इसको कोई छुएगा नहीं, कुछ बाहर से फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना लगे, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहना चाहेगा, ठीक है। ये इसका मन है, इसको ऐसा समझ सकते कि इसका मन है, इसका मन तो होगा नहीं, इसका सचमुच का थोड़ा ना मन होगा, बट ये टेंडेंसी, इसको हम फिजिक्स में क्या बोलेंगे, एक टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है कि बॉडी जैसे जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना चाहता है, और उसी नेचुरल टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ an object to remain in its state of motion और रेस्ट। मतलब अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, ठीक है ना। अब बाहर से जब तक फोर्स ना लगे, बाहर से फोर्स ना लगे, तो कोई भी बॉडी क्या है, वो अपने जगह से अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, और उसी चेंज ना करने के टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया तीन तरह का होता है, क्या होता है, तीन तरह का होता है इनर्शिया। देखो इनर्शिया कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है। क्या होता है, एक एक करके सीख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये याद रखना है, तीन तरह के इनर्शिया होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और यही टेंडेंसी, एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और यही टेंडेंसी उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, और जिस टेंडेंसी की वजह से रहना चाहता है उसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि कोई अगर इधर जा रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ की तरफ ही जाना चाहता है जब तक उसको कोई फोर्स ना लगे। जैसे मान लो कार चलाते हो, तो कार को अगर स्टीयरिंग को नहीं घुमाएंगे तो क्या कार घूमेगा अपने आप घूमेगा, नहीं घूमेगा। अगर मुझे टर्निंग लेना है और टर्निंग नहीं लिया, हमने फिजिक्स के भरोसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, तो फिजिक्स क्या करेगा उसको, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या करेगा उसको, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन करेगा कि जिधर वो जा रहा था उधर ही चला जाएगा। सीधे कहाँ जाओगे, खेत में उतर जाओगे, अगर खेत नहीं है तो पहाड़ के नीचे चले जाओगे, पहाड़ पे चला रहे हो तो, ठीक है, या फिर समुद्र के किनारे चला रहे हो तो समुद्र में चला जाओगे। अगर स्टीयरिंग नहीं काटते हो, स्टीयरिंग को अगर नहीं घुमाते हो, तो स्टीयरिंग को घुमाने का मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स दोगे तभी ये अपना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चेंज होगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है, हर ऑब्जेक्ट का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो जिस स्टेट में है, मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, और उसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। इतना समझ में आ गया, तो इनर्शिया समझ में आ गया। तो अब बात कर लेते हैं कि इनर्शिया समझ में आ गया ना। इनर्शिया आगे अभी भी एक एग्जांपल और देता हूं। देखो जैसे बस तो ऐसे नहीं बनाते, लेकिन ये बस है, सपोज ये बस है, 2 चक्का वाला बस। सर क्या बस बनाया, हाँ ऐसा बस है।
तो इसमें क्या है, इसमें तुम खड़े हो ऐसे, ठीक है ना, खड़े हो, कुछ पकड़ के खड़े हो, बस चल रही है तुम्हारा, आराम से खड़े हो। हाँ, सब लोग खड़े हैं, हम लोग, हाँ ऐसे, मैं भी खड़ा हूँ इसमें, मैं अकेला नहीं हूँ, और भी है, चलो एक मैं भी आ जाता हूँ इसमें, ठीक है, मैं भी आ जाता हूँ इसमें, हाँ मैं भी आ गया, हाँ मैं और आप दोनों खड़े, बस चल रहा है। तो जब ड्राइवर जब बस को ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं ना। तो ये किसके वजह से होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी, जब बस चल रहा था तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी बस के साथ मोशन में था, ठीक है। जब ब्रेक लगा तो हमारा पैर जो है बस के साथ कनेक्टेड है, लेकिन बाकी बॉडी तो फ्री है ना, बाकी बॉडी क्या है, फ्री है, लेकिन पैर जो है वो क्या बस के साथ कनेक्टेड है। तो बस जो ब्रेक मारने से बस रुका तो पैर भी रुका, लेकिन बाकी का बॉडी जो सिर है वो तो उस पर तो ब्रेक नहीं लगा ना, तो क्या हुआ, आगे की तरफ झुक गया, ठीक है ना, वो तो मोशन में रहना चाहेगा, इसलिए वो आगे की तरफ झुक गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनर्शिया के, ठीक है ना, समझ में आ गया। सो अब बात कर लेते हैं एक छोटा सा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो यहीं से आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो खत्म। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, आज सिंपल बातें क्या, हमने कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज, एकदम बेसिक चीज, ठीक है, क्लास 9 स्टैंडर्ड का है, हमने अभी तक सिर्फ रिवाइज किया, ऐसे समझ सकते हैं कि हमने इसको रिवाइज किया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट लिखूं क्या, a body it states that a body in the state of rest or in the uniform motion continues to be in the state of rest or in the uniform motion unless an external force is applied। मतलब एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, जब तक उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल यहाँ पे तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल तुमको सबको दिखा सकता हूँ कि जैसे हम आम का पेड़ है, आम का पेड़ पे चढ़े हो, कितने लोग नहीं चढ़े हो तो चढ़ जाना, हाँ गलती मत करना, ये नहीं बोलना कि सर ने बोला चढ़ गया, नहीं चढ़ना नहीं, मतलब सोचो, इमेजिन करना है, आम के पेड़ पर आप चढ़ गए, आम लगा हुआ है बहुत सारा, तो जब आप डाल हिलाते हो, जब उसके ब्रांच को हिलाते हो तो क्या होता है, आम गिर जाता है। ये कैसे होता है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम आम को नहीं हिला रहे होते, हम किसको हिलाते हैं, उसके ब्रांच को हिला रहे होते हैं। तो ब्रांच को मोशन में सेट करने से वो रेस्ट में है ना, वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, क्योंकि उसको हम नहीं छू रहे, वो रेस्ट में रहना चाहेगा। लेकिन ये ब्रांच जो है ये तो रेस्ट में था, जिसको हमने हिला के क्या कर दिया, मोशन में कर दिया। और ब्रांच और आम के बीच में क्या है, कनेक्शन है ना, कनेक्शन है, और ये पकने की वजह से क्या होता है, थोड़ा कनेक्शन थोड़ा लूज हो जाता है। तो जब हम इसको सेट करते हैं मोशन में, तो वो तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ये इसके साथ मूव नहीं करना चाहता है, क्योंकि हम उसको तो नहीं हिला रहे, हम तो ब्रांच को हिला रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने जगह पे रहना चाहता है और ये हिलता है, तो उसके बीच में जो कनेक्शन है वो छूट जाता है, और आम क्या होता है, ऊपर चला जाता है ना, बिल्कुल नहीं, नीचे गिर जाता है, और हम उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूरा एप्लीकेबल है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही मैं बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बेस पे, उसके बाद टेंशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।